गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम इन नॉलेज ऑन चैनल। तो आज हम 10th का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। लाइफ प्रोसेस में क्या किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, तो जैसे हम फूड को कैसे लेते हैं, फूड का डाइजेशन कैसे होता है, डाइजेशन कैसे होता है, डाइजेशन के बाद यानी उसमें जो विटामिन मिनरल प्रोटीन ये सब जो प्रेजेंट है उसका ऑब्जर्वेशन कैसे होता है। उसके बाद हम वो जो विटामिन मिनरल है उसका हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक ट्रांसपोर्टेशन यानी डिफरेंट पार्ट तक वो पहुंचता कैसे है। उसके बाद हमारे बॉडी उसको उसको यूज करके ग्रोथ कैसे करता है, और उसके बाद अनडाइजेस्टेड जो फूड होते हैं हमारे बॉडी से बाहर कैसे जाते हैं। तो इसी के बारे में हमको लाइफ प्रोसेस में स्टडी करना है। तो यहाँ पे क्या होता है, याद रखना कि लाइफ process are those basic action and function which is essential for survival and maintenance of living organism। यानी लाइफ प्रोसेस क्या होता है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के इनसाइड में होता है। यानी ये जो लाइफ प्रोसेस है यह प्रोसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के इनसाइड में होता है। और इसका यूज कैसे होता है, तो हम कैसे सरवाइव करेंगे अपने आप को, तो उसी में इसका लाइफ प्रोसेस का यूज होता है। तो ये लाइफ प्रोसेस कितना टाइप का होता है, तो इसमें फर्स्ट नंबर में न्यूट्रिशन होता है, सेकेंड नंबर में रेस्पिरेशन, थर्ड नंबर में ट्रांसपोर्टेशन, फोर नंबर में एक्सक्रीशन, और 5 नंबर में रिप्रोडक्शन। यानी 5 नंबर में क्या होता है, रिप्रोडक्शन। तो हमको न्यूट्रिशन का मीनिंग क्या हुआ कि फूड को लेने का जो प्रोसेस होता है, टेकिंग ऑफ फूड को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन। रेस्पिरेशन क्या होगा, तो जो फूड ले रहे हैं उसे एनर्जी ऑब्टेन करने का जो प्रोसेस होता है उसको रेस्पिरेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होगा कि जो यहाँ पे फैट विटामिन प्रोटीन ये प्रेजेंट है उसको डिफरेंट पार्ट में पहुंचाने के जो प्रोसेस होता है उसको ट्रांसपोर्टेशन। और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको हमारे बॉडी से बाहर निकालने का जो प्रोसेस होता है एक्सक्रीशन। और रिप्रोडक्शन का मीनिंग समझते हो कि न्यू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करने का जो प्रोसेस होता है उसको रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि अगर कोई बॉडी यानी अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है और रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा है तो वो यहाँ पे सरवाइव नहीं करेगा, वो सरवाइव करेगा बट अगर रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तो न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन नहीं होगा। और एक समय ऐसा आएगा कि उसका जो स्पीसीज होगा वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसीलिए लाइफ प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्शन भी क्या होता है, यूजफुल, यानी रिप्रोडक्शन भी एसेंशियल होता है। तो हमको यहाँ पे डिटेल में पढ़ना है न्यूट्रिशन के बारे में, रेस्पिरेशन के बारे में, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में और एक्सक्रीशन के बारे में। तो पहले हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन के बारे में। तो न्यूट्रिशन क्या होता है, तो इट इज ए प्रोसेस इन विच फूड इज टेकन बाय लिविंग organism and utilized by our body is known as न्यूट्रिशन। यानी यह एक प्रोसेस होता है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड को लेता है और उस फूड को हमारे बॉडी क्या करता है, यूटिलाइज करता है। यानी उसमें जो
प्रोटीन विटामिन मिनरल है उसको ऑब्जर्व करके अपने सेल और बॉडी को ग्रोथ करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। तो न्यूट्रिशन जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है ऑटोट्रोपिक या इसी को कहते हैं होलोफाइटिक न्यूट्रिशन, और एक होता है हेट्रोट्रोपिक। तो यहां पे पहले पढ़ेंगे ऑटोट्रोपिक या होलोफाइटिक न्यूट्रिशन। तो ऑटो का मतलब सेल्फ होता है, और ट्रोपिक का मतलब फूड प्रिपेयर होता है, यानी जो यहाँ पे फूड का वह ऑर्गेनिज्म जो फूड अपना फूड खुद सेल्फ प्रिपेयर करे उसी को ऑटोट्रोपिक या होलोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। यानी ए मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which living organism prepared own food and does not depend upon other organism for their food is known as ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। यानी वह मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद प्रिपेयर करे उसको हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। इसमें क्या आएगा, दो टाइप आएगा, एक ग्रीन प्लांट हो जाएगा, यानी ग्रीन प्लांट क्या करता है, अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है। अब यहाँ पे ऑटोट्रोपिक जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है फोटोसिंथेसिस जिसके बारे में जूनियर क्लास से ही पढ़ रहे हो, और एक होता है केमोसिंथेसिस। यानी एक होता है फोटोसिंथेसिस और एक होता है केमोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, तो ए प्रोसेस in which plant make their organic food from inorganic substance in the presence of chlorophyll and sunlight is known as photosynthesis। यानी फोटोसिंथेसिस क्या होता है कि वह प्रोसेस जिसमें प्लांट अपना ऑर्गेनिक फूड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के हेल्प से क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में प्रिपेयर करता है, उसी को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फॉर एग्जांपल प्लांट क्या करता है, CO2 को इन्वायरमेंट से और H2O को अर्थ से लेकर सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये क्या करता है, C6H12O6 प्लस O2। तो ये जो होता है वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। बताया है कि इनऑर्गेनिक क्या होता है कि जिसमें, यानी ऑर्गेनिक क्या होता है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों हो, तो उस कंडीशन में, और ये क्या होता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है।
क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होगा कि जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों हो, और इसमें कार्बन है हाइड्रोजन नहीं, इसमें हाइड्रोजन है कार्बन नहीं, तो ये क्या है इनऑर्गेनिक। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है कि प्लांट इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का यूज करके अपना ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रिपेयर करता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं फोटोसिंथेसिस कहते हैं। केमोसिंथेसिस क्या होता है, तो इन दिस प्रोसेस organism derived their food from derived their food from certain chemical which present in atmosphere. For example, sulfur बैक्टीरिया। तो सल्फर बैक्टीरिया एक ऑर्गेनिज्म होता है जो अपना फूड जो यहाँ पे एनवायरमेंट में सल्फर प्रेजेंट है उसको लेके और अपना न्यूट्रिशन करता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं केमोसिंथेसिस कहते हैं। अब यहाँ पे पढ़ना है कि फोटोसिंथेसिस में जो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और H2O मिलके C6H12O6 बनाया है वो कैसे बना, यानी कैसे वो ग्लूकोज का फॉर्मेशन किया। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस में कैसे ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ। तो नेक्स्ट है स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस, इंपॉर्टेंट है तो याद रखना। फर्स्ट नंबर में क्या हो जाता है कि ऑब्जर्वेशन ऑफ सनलाइट फ्रॉम सन बाय क्लोरोफिल, यानी क्लोरोफिल के हेल्प से हम क्या करते हैं सनलाइट को ऑब्जर्व करते हैं। उसके बाद क्या होता है सेकेंड स्टेप चेंज लाइट एनर्जी and into chemical energy and split water molecule जिसको हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर या फोटोलाइसिस ऑफ वाटर भी बोलते हैं। सेकेंड में क्या होता है कि जो सन से लाइट एनर्जी आ रहा है उसको केमिकल एनर्जी में चेंज किया जाता है, क्योंकि लाइट एनर्जी के हेल्प से क्या होता है ग्लूकोज यानी कि केमिकल का फॉर्मेशन हो रहा है, और उसके बाद वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है ब्रेक होता है। यानी यहाँ पे H2O जब सनलाइट के कंडीशन में आ जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है H2O O2 का यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करता है। थर्ड कंडीशन में आता है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यानी रिडक्शन का मीनिंग समझते हो कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है और यहाँ से जो हाइड्रोजन स्प्लिट हुआ है वो कंबाइंड होके और तुम्हारा क्या करता है C6H12O6 का फॉर्मेशन करता है। तो इसी प्रोसेस पे यानी यहाँ पे क्या हो रहा है हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब यहाँ पे क्या होता है ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे याद रखना कि यहाँ पे क्या होता है कि स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस तो 3 स्टेप होता है। फर्स्ट स्टेप में सनलाइट को क्लोरोफिल के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है, उस सनलाइट यानी लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है और उस लाइट एनर्जी से वाटर मॉलिक्यूल जो होता है स्प्लिट होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, और ये हाइड्रोजन जब कार्बन डाइऑक्साइड से रिड्यूस यानी रिडक्शन होता है तो
तो तुम्हारा क्या होता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे पढ़ना है ए फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इसका दो फेज होता है, एक होता है यानी इसका दो फेज, एक होता है फोटो केमिकल फेज और एक होता है बायो केमिकल फेज। यानी एक होता है फोटोकेमिकल फेज और एक होता है बायोकेमिकल फेज। फोटोकेमिकल फेज को ही हम क्या कहते हैं, लाइट या हिल रिएक्शन कहते हैं। और यहाँ पे बायोकेमिकल फेज को हम डार्क या ए ब्लैक में रिएक्शन कहते हैं। यानी फोटोसिंथेसिस जो होता है दो फेज में होता है, एक होता है फोटोकेमिकल फेज और एक होता है बायोकेमिकल फेज। तो फोटोकेमिकल फेज को हम लाइट या हिल रिएक्शन कहते हैं और बायोकेमिकल फेज को हम डार्क और ब्लैकमेल रिएक्शन कहते हैं। तो फोटोकेमिकल फेज का मीनिंग क्या हुआ, तो जैसे यहाँ पे ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है उसमें इसमें हम सनलाइट के हेल्प से ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेंगे और इसमें सनलाइट का यूज नहीं होता है, इसलिए इसको लाइट रिएक्शन कहते हैं और इसको डार्क रिएक्शन कहते हैं। तो इसमें क्या होगा कि इन दिस फेज ग्लूकोज इज formed by the help of sunlight। और याद रखना दिस प्रोसेस इज डन इन स्टोमेटा। यानी ये जो प्रोसेस होता है जो लीफ में जो स्टोमेटा प्रेजेंट होता है इसमें होता है। तो इसमें तो जानते हो यहाँ पे जो CO2 होता है वो H2O वो सनलाइट के प्रेजेंस में क्या करता है C6H12O6 का फॉर्मेशन करता है और प्लस ऑक्सीजन रिलीज करता है। और सेकेंड कंडीशन क्या होता है, यहाँ पे जो एनर्जी आ रहा है यानी यहाँ पे जो एनर्जी आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, तो जब यहाँ पे ADP और P मिलता है तो ATP का फॉर्मेशन करता है। यानी ADP क्या होता है, एडिनो डाई फॉस्फेट। और जो इन्वायरमेंट में फास्फोरस है उससे मिल जाता है तो क्या होता है एडिनो ट्राई फॉस्फेट। अब उस कंडीशन में क्या होता है कि जब यहाँ पे हमारे बॉडी में ADP प्रेजेंट होता है और जब ये एटमॉस्फेयर में जो फास्फोरस प्रेजेंट है ये दोनों आपस में मिलता है तो उस कंडीशन में क्या होता है ATP का फॉर्मेशन होता है। तो जब हम फूड लेते हैं तो उस कंडीशन में बॉडी में ADP प्रेजेंट है और ये एटमॉस्फेयर के फास्फोरस से मिलके यहाँ पे क्या होता है एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और यही बॉन्ड जो ब्रेक होता है तो एनर्जी का रिलीज होगा। तो यहीं से तुम्हारे क्या होता है एनर्जी का रिलीज होता है। तो याद रखना कि जब हम फूड लेते हैं तो उस कंडीशन में ADP और फास्फोरस में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और जब उस एनर्जी का हमको यूज करना रहता है तो यही बॉन्ड ब्रेक होता है और वही तुम्हारा क्या करता है एनर्जी रिलीज करता है। तो लाइट रिएक्शन में दो प्रोसेस थे, एक तो सनलाइट का यूज करके ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिलीज करता है और एक तुम्हारा ATP की फॉर्मेशन करके एनर्जी प्रोवाइड करता है। डार्क रिएक्शन में क्या होता है कि इन दिस process glucose is formed in the absence of sunlight
और इट इज डन इन स्ट्रोमा रीजन। और इसमें क्या होगा कि जो तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन कैसे होगा, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जो पहले यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हुआ, सनलाइट में जो हाइड्रोजन स्प्लिट हुआ है, इस हाइड्रोजन का यहाँ पे यूज करके और तुम्हारा क्या करता है C6H12O6 का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे लाइट या हिल रिएक्शन में क्या होता है, सनलाइट के हेल्प से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। और बायोकेमिकल या डार्क रिएक्शन में क्या होता है कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन स्प्लिट हुआ है वो हाइड्रोजन से कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होता है और उसके बाद तुम्हारा क्या होता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। तो याद रखना कि फोटोकेमिकल फ्यूज जो होता है स्टोमेटा में होता है, लेकिन जो बायोकेमिकल फ्यूज होता है वो तुम्हारा स्ट्रोमा में होता है। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट चीज याद रखना कि जैसे यहाँ पे जानते हो कि क्लोरोफिल जो होता है इसका काम क्या होता है, तो ऑब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, यानी सनलाइट को क्या करना, ऑब्जर्व करना। तो यहाँ पे एक पिगमेंट होता है, तो जो पिगमेंट होता है वो जनरली 3 टाइप का होता है, यानी जो पिगमेंट होता है वो जनरली 3 टाइप का होता है। एक होता है ग्रीन, एक होता है ऑरेंज, यानी एक ग्रीन एक ऑरेंज, और एक होता है येलो। तो जो ग्रीन पिगमेंट होता है इसका नाम तो जानते हो कि क्या होता है, क्लोरोफिल। जो ऑरेंज होता है इसका नाम कैरोटीन, और जो येलो होता है उसका नाम जेंथोफाइल, यानी येलो जो पिगमेंट होता है उसका नाम जेंथोफाइल होता है। तो इसका क्या फंक्शन होता है, तो इट ऑब्जर्व सनलाइट फ्रॉम सन, यानी सन से सनलाइट को ऑब्जर्व करने का काम करता है। और इन दोनों का क्या फंक्शन होता है, तो इट चेंज सनलाइट इनटू केमिकल एनर्जी, यानी ये क्या करता है कि सनलाइट का यूज करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यानी इसका मतलब ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। अब यहाँ पे पढ़ेंगे इसका सेकेंड पार्ट, हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, तो हेट्रो मीन्स अदर, तो ये क्या होगा कि ए मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organism depend upon other organism for their food is known as हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन, यानी वह न्यूट्रिशन जिसमें फूड के लिए वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड हो उसी को हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसे यहाँ पे एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग है, तो तुम्हारा किस में आएगा, हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन में आता है। अब यहाँ पे देयर आर 3 टाइप ऑफ हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि यानी 3 टाइप होता है। फर्स्ट नंबर में आता है, यानी हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन का 3 टाइप, एक होता है सेप्रोफाइटिक,
न्यूट्रिशन। तो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन का मीनिंग क्या होता है? तो ए न्यूट्रिशन इन which organism depend upon their food for dead and decaying part of लिविंग बॉडी। यानी अगर कोई बॉडी है जो मर गया है, यानी अगर कोई ह्यूमन बीइंग है जो मर गया है, या प्लांट है जो जो मतलब सड़ गल गया है, अगर उससे कोई ऑर्गेनिज्म अगर अपना फूड डिराइव कर रहा है तो उसको किस में रखते हैं? सेप्रोफाइटिक में। तो इसमें कौन कौन आ जाएगा? जैसे बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया एंड फंगस, ये तुम्हारा सेप्रोफाइटिक में आता है। उसके बाद सेकेंड नंबर में पैरासाइटिक। पैरासाइटिक क्या होता है? तो ऑर्गेनिज्म यानी डिपेंड अपॉन देयर फूड on different species of living organism। यानी ये जो होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे ही डिपेंड होता है, लेकिन डिफरेंट स्पेसीज के। जैसे यहाँ पे मॉस्किटो है, तो मॉस्किटो अपना फूड क्या होता है? एनिमल से या ह्यूमन बीइंग से डिराइव कर रहा है, तो मॉस्किटो क्या हुआ? अलग स्पीसीज हुआ। हम लोग क्या होंगे? अलग स्पीसीज हो गए। उसी तरह लीच है जिसको जोक बोलते हैं, वो भी एनिमल से डिराइव कर रहा है अपना फूड, तो एनिमल अलग स्पीसीज हो गया और लीच भी क्या हो गया? अलग स्पीसीज हो गया। तो इसमें याद रखना दो टाइप का होता है, एक होता है इंडो और एक होता है एक्टो। यानी एक होता है इंडो और एक होता है एक्टो। तो इंडो यानी जो बॉडी के इन साइड में हो, जैसे एग्जांपल में प्लाज्मोडियम है, ये मॉस्किटो का एक टाइप है जिससे तुम्हारा क्या होता है? मलेरिया डिजीज होता है। उसी तरह यहाँ पे ट्रिपनोसोमा है जिससे स्लीपिंग प्रॉब्लम आता है। और उसके बाद लेशमेनिया है जिसे काला ज्वर होता है। तो उस कंडीशन में ये जो पैरासाइट है वो हमारे बॉडी के अंदर होता है, इसीलिए इसको इंडो पैरासाइट कहते हैं। तो प्लाज्मोडियम से मलेरिया होता है, ट्रिप्सोना से स्लीपिंग यानी किसी को अधिक सोने के जो बीमारी होता है वो ट्रिप्नोसोमा से होता है, और लिस्मेनिया से काला ज्वर होता है। एक्टोपैरासाइट यानी जो बॉडी के हमारे बाहर होता है, तो उसमें जैसे लीच हो गया या मॉस्किटो हो गया, तो ये क्या होता है? हमारे बॉडी के आउटसाइड में रहता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? एक्टोपैरासाइट कहते हैं। और थर्ड नंबर में आता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म टेक सॉलिड फूड। यानी यहाँ पे इस न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं सॉलिड फूड को लेते हैं। तो इसमें कौन कौन आता है? एनिमल आता है एंड ह्यूमन बीइंग। यानी हम किस में आते हैं? तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में आते हैं। तो इसमें भी तीन टाइप का होता है, वो जानते हो? एक हर्बीवोरस आता है, एक कार्निवोरस होता है और एक ओमनीवोरस होता है। हर्बीवोरस क्या होता है कि जो केवल ग्रीन प्लांट को खाए। कार्निवोरस क्या आ जाए? जो फ्लेश को खाए। और यहाँ पे ओमनीवोरस क्या होता है कि जो ग्रीन प्लांट के साथ साथ फ्लेश को खाए। तो हम लोग किस में आते हैं? ओमनीवोरस में आते हैं।
अब उस कंडीशन में है, तो यहाँ तक हम न्यूट्रिशन के बारे में जान गए। अब यहाँ पे हम जानेंगे कि न्यूट्रिशन जो होता है वो एनिमल या ह्यूमन बीइंग के द्वारा कैसे फूड को लिया जाता है और फिर उसका डाइजेशन कैसे होता है और उसे एनर्जी कैसे रिलीज होता है। अब यहाँ पे पढ़ेंगे न्यूट्रिशन दो में, एक पढ़ेंगे अमीबा में और एक ह्यूमन बीइंग में, ठीक है। यानी न्यूट्रिशन इन अमीबा और न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। तो पहले अमीबा के बारे में पढ़ेंगे। तो अमीबा की जानते हो ये क्या होता है, यूनिक सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, यानी इसमें केवल एक सेल होता है। और उसके बाद यूकैरियोटिक होता है। यूकैरियोटिक का मीनिंग समझते हो कि जिसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस हो। और उसके बाद इसमें जो फूड होता है वो किसके द्वारा लिया जाता है, तो सूडोपोडिया के द्वारा लेता है। सूडोपोडिया का मतलब फॉल्स, यानी ये फूड जो होता है अमीबा वो किस पार्ट से लेता है, सूडोपोडिया से लेता है। तो उस कंडीशन में जब न्यूट्रिशन होता है तो न्यूट्रिशन में कितना स्टेप होता है, तो यहाँ पे याद रखना कि फर्स्ट स्टेप में इंजेशन होता है, सेकेंड डाइजेशन होता है, थर्ड ऑब्जर्वेशन होता है, फोर्थ एसिमिलेशन होता है, उसके बाद 5 एसिमिलेशन और 5 नंबर में फिर एक्सक्रीशन होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इंजेक्शन का मतलब समझते हो कि फूड को लेने का जो प्रोसेस होता है इंजेक्शन। डाइजेशन का मतलब क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स फूड को एंजाइम के प्रेजेंस में सिंपल फूड में चेंज करने का जो प्रोसेस होता है डाइजेशन। उसमें जो प्रोटीन हुआ या विटामिन हुआ उसको ऑब्जर्व करने का जो प्रोसेस होता है उसको ऑब्जर्प्शन। और इस प्रोटीन और विटामिन का यूज करके सेल एंड बॉडी को ग्रोथ करने का जो काम होता है उसको एसिमिलेशन। और अनडाइजेस्टेड फूड को हमारे बॉडी से बाहर निकालने का जो प्रोसेस होता है उसको एक्सक्रीशन। तो जो अमीबा का स्ट्रक्चर होता है वो डिफाइन नहीं होता है, यानी इसको कहीं भी ले सकते हो। तो अगर मान लो ये तुम्हारा क्या हो गया, इसका न्यूक्लियस हो गया और ये वाला पार्ट सूडोपोडिया होता है, जिससे वो फूड को टेक करता है। अब ये कैसे करता है, तो उस कंडीशन में क्या करेगा कि जैसे इंजेक्शन कैसे करेगा, तो उस कंडीशन में अगर यहाँ पे इसका न्यूक्लियस रहेगा, अब उस कंडीशन में यहाँ पे फूड पार्टिकल है, तो इसके ई वाला सामने है, तो ई वाला पार्ट धीरे धीरे ग्रोथ करेगा। और जब धीरे धीरे ग्रोथ करेगा तो सेकेंड कंडीशन में क्या होता है, ये न्यूक्लियस और इसको धीरे धीरे आगे ग्रोथ करके और आपस में क्या करेगा, कंबाइन करेगा। तो यहाँ पे ये फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन है, फूड अंदर चला जाएगा। तो ये इंजेक्शन हो गया। उसके बाद डाइजेशन। तो डाइजेशन में क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स फूड है वो सिंपल फूड में चेंज हो जाएगा, यानी छोटे छोटे पार्टिकल में चेंज हो जाएगा। उसके बाद आता है डाइजेशन, उसके बाद ऑब्जॉर्प्शन, यानी इसमें जो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है उसको ऑब्जर्व कर लिया जाएगा। और उसके बाद ऑब्जॉर्प्शन, उसके बाद एसिमिलेशन, और इसमें क्या किया जाएगा, एसिमिलेशन में
उस न्यूट्रिएंट के हेल्प से सेल या बॉडी ग्रोथ करेगा। और उसके बाद इजेशन, यानी जो अनडाइजेस्टेड फूड बच जा रहा है उसको रिमूव फ्रॉम बॉडी, यानी वो बॉडी से क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। तो इस प्रोसेस के दौरान अमीबा अपना फूड लेता है, उसको डाइजेस्ट करता है, उसको ऑब्जर्व करता है, उससे सेल बॉडी ग्रोथ करता है और उसके बाद वो बाहर कर देता है। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे बहुत सारे क्वेश्चन भी आता है। तो वो क्या है, तो उस कंडीशन में पढ़ेंगे कि न्यूट्रिशन इन न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग में क्या होता है कि इसका न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग एक उस रे डायग्राम है। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, उसको रे डायग्राम को अपने से प्रैक्टिस कर लेना। तो यहाँ पे एक अपेंडिक्स होता है, तो यहाँ पे बकल कैविटी होता है। उसके बाद इसको हम ओसोफेगस या फूड पाइप कहते हैं, इसको स्टोमच कहते हैं। और यहाँ पे दो पार्ट रहता है, एक यहाँ पे लीवर होता है और ये साइड पेन क्रियांद्र होता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है और ये एनस है, जिसे अनडाइजेस्टेड फूड बाहर होता है। तो अब यहाँ पे सबके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे नोट में याद रखना है, इसमें पढ़ना क्या है कि अगर यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करेंगे तो हमको ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा, यानी अगर कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होगा तो ग्लूकोज बनेगा, अगर प्रोटीन डाइजेस्ट होगा तो एमिनो एसिड बनेगा, अगर यहाँ पे फैट डाइजेस्ट होगा तो फैटी एसिड या ग्लिसरॉल बनेगा। यानी उस कंडीशन में इसमें केवल ये पढ़ना है कि कार्बोहाइड्रेट कैसे डाइजेस्ट होगी, ग्लूकोज बनाया, प्रोटीन कैसे डाइजेस्ट हो गया, अमीनो एसिड, और फैट कैसे डाइजेस्ट हो गया, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनाया। ये याद है, तो इसी पे ये सब डिपेंड है। तो उस कंडीशन में इसमें जैसे फर्स्ट नंबर में बकल कैविटी आता है, तो बकल कैविटी में दो गो पार्ट रहता है, एक रहता है टंग और एक होता है टीथ। तो टंग में जानते हो ये तुम्हारा क्या होता है, मस्कुलर ऑर्गन होता है। उसके बाद मस्कुलर ऑर्गन होता है, उसके बाद यहाँ पे टेस्ट, यानी छोटे छोटे टंग के सरफेस के ऊपर टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है, आइडेंटिफाई द टेस्ट ऑफ फूड, यानी फूड तुम्हारा एसिडिक है या बेसिक है या साल्टी है, उसको आइडेंटिफाई करता है। और उसके बाद यहाँ पे सलीवा प्रेजेंट होता है, ये सलीवा एक जूस है जो सेलिवरी
ग्लैंड से रिलीज होता है। और इसका यूज क्या होता है, तो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में। याद रखना कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेस्ट कहाँ पे होता है, माउथ में ही हो जाता है। उसके बाद जो टीथ है उसका क्या फंक्शन होता है, तो टीथ होता है जनरली चार टाइप का होता है। एक होता है इंसीजर, एक एक होता है इंसीजर, एक होता है कैनिन, एक होता है कैनिन, एक मोलर, और एक होता है प्रीमोलर। यानी जो टीथ होता है तीन टाइप का होता है, एक इंसिजन, एक कैनिन और एक प्रीमोलर। तो इसका काम क्या होता है, कोटिंग का। इसका काम क्या होता है, टीयरिंग का। इसका काम, इन दोनों का काम क्या होता है, ग्राइंडिंग का। यानी यहाँ पे इन दोनों का, इंसीजर का काम क्या होता है, किसी चीज को काटने का काम होता है। यानी अगर किसी चीज को काटना है तो उसको हम फ्रंट वाले टीथ से काटेंगे। अगर किसी चीज को फाड़ना है तो ये साइड वाले टीथ से काटेंगे। और इसके बाद तुम्हारा क्या होता है, मोलर और प्रीमोलर होता है, जिसको ग्राइंडिंग यानी चबाने में काम करता है। अब यहाँ पे जो हमारे ह्यूमन टीथ है उसको डाइफाडेंट बोलते हैं। डाइफाडेंट क्यों बोलते हैं, तो यहाँ पे टू पेयर ऑफ टीथ प्रेजेंट होता है इसलिए। यानी तो एक टीथ को क्या बोलते हैं, एक टीथ को मिल्क टीथ या इसको टेम्पोररी टीथ बोलते हैं, जो 20 होता है। और किस एज में, तो 6 to 12 एज में होते हैं, 6 to 12 ईयर में होता है। और एक टीथ को हम क्या बोलते हैं, परमानेंट टीथ बोलते हैं, जो 32 होता है और 21 एज में होता है, तो 18 से 25 ईयर में होता है। तो इसलिए यहाँ पे टू पेयर ऑफ टीथ पाया जाता है। तो इसीलिए ह्यूमन टीथ को क्या बोलते हैं, डाइफाडेंट बोलते हैं। डाई मीन्स दो और डेंट मीन्स टीथ, यानी दो टाइप का टीथ पाया जाता है, इसीलिए हम डाइफाडेंट बोलते हैं। सेकेंड कंडीशन में आ जाएगा, सेकेंड ऑसोफेगस या फूड पाइप। तो ये क्या करता है कि फूड को माउथ से स्टोमच तक लाने में काम करता है। यानी ये क्या होता है, इट सेंड फूड फ्रॉम माउथ टू स्टोमच। और यहाँ पे याद रखना, इन दिस रीजन नो एनी एंजाइम इज प्रेजेंट। यानी इस रीजन में कोई एंजाइम नहीं होता है, तो इसलिए इस रीजन में कोई फूड का डाइजेशन नहीं होता है। यानी कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ हुआ, माउथ से। उसके बाद फूड डायरेक्टली कहाँ पे चला जाएगा, स्टोमच के पास। याद रखना कि माउथ से जो स्टोमच के पास जा रहा है, तो इसके बीच में फूड कैसे ट्रेवल करता है, तो जैसे ये मान लो यहाँ पे ये है फूड पाइप है, तो जब यहाँ पे फूड इंटर करेगा तो इस एंड वाला जो पार्ट होता है वो धीरे धीरे पिचकते जाता है और फूड धीरे धीरे आगे की ओर ट्रेवल करता है। क्यों पिचकेगा, तो अधिक प्रेशर क्रिएट होगा, तो प्रेशर क्रिएट होने के कारण है तुम्हारा फूड क्या होगा, आगे की तरफ ट्रेवल करेगा। तो इस ट्रेवलिंग ऑफ फूड जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टलाइसिस बोलते हैं। यानी फूड इज ट्रेवल फ्रॉम माउथ टू stomach by the process of contraction and expansion. This movement is known as पेरिस्टलाइसिस मूवमेंट। यानी इस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं,
पेरिस्टालसिस मूवमेंट। उसके बाद फूड कहाँ पे जाएगा, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के पास, सॉरी स्टोमच में जाएगा। यानी फूड अब उसके बाद ट्रेवल होके ओसोफेगस के बाद स्टोमच में जाएगा। तब यहाँ पे थर्ड कंडीशन में स्टोमच। तो याद रखना कि ये किस शेप का रहता है, तो इसका सी शेप्ड होता है और इसके इनर लाइनिंग और स्टोमच में एक प्रेजेंट होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होता है, जो तुम्हारा क्या करता है, तीन चीज सीक्रेट करता है, एक HCl, एक पेप्सिन और एक म्यूकोस। यानी एक HCl, एक पेप्सिन और एक म्यूकोस। तो HCl का काम क्या क्या होता है कि किल जर्म प्रेजेंट इन फूड। यानी फूड में जो जर्म प्रेजेंट है उसको मारने का काम करता है। पेप्सिन का काम क्या होता है कि डाइजेस्ट प्रोटीन प्रेजेंट इन फूड। और जानते हो कि HCl तुम्हारा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो म्यूकस का क्या काम क्या होता है, इट प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमच फ्रॉम HCl। यानी इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमच से प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, म्यूकस करता है। अब यहाँ पे इसका एक और फंक्शन होता है कि जो यहाँ प्रोटीन का डाइजेशन हो रहा है, ये प्रोटीन कहता है कि हम एसिडिक मीडियम में ही डाइजेस्ट होंगे। तो ये HCl क्या करता है, प्रोवाइड एसिडिक मीडियम फॉर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। यानी प्रोटीन का डाइजेशन करने के लिए एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। उसके बाद नोट में याद रखना कि यहाँ पे स्टोमच और स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले यहाँ पे दो पार्ट है, एक लीवर है और एक पेनक्रियाज है। तो दोनों का क्या काम होता है, यानी यहाँ पे पेनक्रियाज, तो पेनक्रियाज और लीवर का क्या काम होता है, और एक है लीवर। यानी एक होता है पेनक्रियाज और एक होता है लीवर। इन दोनों का क्या काम होता है, तो यहाँ पे एक होता है ट्रिप्सिन और एक होता है लाइपेज। यानी इसमें दो एंजाइम होता है, ट्रिप्सिन और एक लाइपेज। और इसमें लीवर में बाइल जूस और एक बाइल साल्ट। तो यहाँ पे बाइल जूस का फॉर्मेशन याद रखना, पूछता है गोल ब्लैडर में होता है। उस कंडीशन में ट्रिप्सिन का क्या काम होता है, ट्रिप्सिन का क्या काम होता है कि जो यहाँ पे प्रोटीन डाइजेस्ट हो रहा है उसके बाद भी अगर प्रोटीन बच जा रहा है तो रेस्ट प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में ट्रिप्सिन काम करता है। उसके बाद लाइपेज का काम क्या होता है, तो डाइजेशन ऑफ फैट, यानी फैट को डाइजेस्ट करने का काम करता है। बाइल जूस का काम क्या करता है, तो ये जो ट्रिप्सिन और लाइपेज है, ये ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा है और लाइपेज फैट को। तो ये कहता है कि हम उसी कंडीशन में डाइजेस्ट होंगे जब हमारा क्या होना चाहिए, बेसिक मीडियम होना चाहिए। तो बाइल जूस क्या करता है, इट प्रोवाइड बेसिक मीडियम फॉर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड फैट। उसके बाद बाइल साल्ट का क्या काम होता है, तो इसमें बिग फैट मोलिक्यूल कन्वर्ट into a small fat
मोलिक्यूल, और इसी को हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन। यानी बाइल साल्ट का काम क्या होता है, तो यहाँ पे जो फैट का जो बड़ा बड़ा मोलिक्यूल होता है वो छोटे छोटे पार्ट में क्या होता है, ब्रेक होता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशन कहते हैं। तो यहाँ पे ये आया। उसके बाद अब वो फूड कहाँ पे जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या फंक्शन होता है, तब यहाँ पे आएगा फूड जो होगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 पार्ट होता है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 पार्ट होता है। एक होता है ड्यूडेनम, एक होता है जेजेनम, और एक होता है इलियम। यानी एक होता है ड्यूडेनम, एक जेजेनम और एक इलियम। तो ड्यूडेनम क्या कहता है, ड्यूडेनम क्या होता है, रिसीव फूड फ्रॉम स्टोमच। यानी स्टोमच से ये फूड को क्या करता है, रिसीव करता है। इसका शेप क्या होता है, तो सी शेप्ड का ये भी होता है। और इसके बाद सॉरी वहां पे एक कर लेना, ये तुम्हारा सी शेप्ड का होता है, और स्टोमच जो होता है वो जे शेप्ड का होता है, यानी कैपिटल जे जो होता है वो शेप्ड का होता है। उसके बाद इसका क्या काम होता है कि जब यहाँ पे स्टोमच में फूड आया, तो स्टोमच से जब स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, तो इससे जो बाइल जूस क्रिएट हो रहा है, और इससे जो ट्रिप्सिन और लाइपेज क्रिएट हो रहा है, तो वो दोनों आपस में आके मिल जाता है, और उसके बाद उसको कौन रिसीव करता है, ड्यूडेनम। तो ये क्या होता है, कॉमन जूस ऑफ बाइल एंड पेनक्रियाज यानी पेनक्रियाज एंड अदर एंजाइम, ये होता है। उसके बाद जेजनम का क्या फंक्शन होता है, तो जेजनम में याद रखना कि इसका ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो इसमें एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। यानी एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको भिलाई कहते हैं, VILLI। वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर के भिलाई का काम क्या होता है, तो ऑब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट, यानी ये न्यूट्रिएंट को ऑब्जॉर्ब करने का काम करता है। और फिंगर लाइक स्ट्रक्चर क्यों होता है, तो ये क्या करता है, सरफेस एरिया इंक्रीज करता है। सरफेस एरिया कैसे इंक्रीज होगा, तो जैसे यहाँ पे अगर ऐसे रहता है, तो यहाँ पे ब्लड वेसल लगा रहता है, जिससे न्यूट्रिएंट ऑब्जॉर्ब होगा, और उससे तुम्हारा ये न्यूट्रिएंट इस ब्लड वेसल के द्वारा डिफरेंट बॉडी में जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे कुछ ऐसे रहेगा, तो उस कंडीशन में यहाँ भी ब्लड वेसल, यहाँ भी ब्लड वेसल, यहाँ भी ब्लड वेसल, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ब्लड वेसल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिससे ऑब्जर्वेशन करने में क्या होता है, हेल्प करता है। तो याद रखना कि भिलाई का स्ट्रक्चर फिंगर लाइक होता है। इसका रीजन क्या होता है, तो सरफेस एरिया क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, जिससे ऑब्जर्वेशन ऑफ न्यूट्रिएंट क्या हो जाएगा, यानी न्यूट्रिएंट का ऑब्जर्वेशन अधिक से अधिक होगा। और इसमें याद रखना कि वाटर सोलुबल जो विटामिन होता है, वाटर सोलुबल विटामिन ऑब्जॉर्ब होता है। वाटर सोलुबल विटामिन में कौन कौन होता है, तो विटामिन बी और सी होता है। और इसमें क्या होता है कि फैट सोलुबल विटामिन का ऑब्जर्वेशन इलियम में होता है। और फैट सोलुबल में कौन कौन होता है, ए, डी, ई और के होता है। और इसका एक फंक्शन और होता है कि इसमें जो रेस्ट फूड बच जा रहे हैं, उसको इट सेंड फूड टू
सीकम, यानी सीकम क्या है, तो लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन फूड, लार्ज इंटेस्टाइन में फूड को कौन ट्रेवल करता है, तो इलियम करता है। और वो फूड कहाँ पे पहुंचा, 5 नंबर में लार्ज इंटेस्टाइन में। तो लार्ज इंटेस्टाइन का भी 3 पार्ट होता है, एक होता है सीकम, एक क्लोन और एक रेक्टम। तो यहाँ पे तो सीकम का काम क्या होता है, इट रिसीव ऑन डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम इलियम, यानी इलियम से जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको क्या करना है, रिसीव करना है। और एक कोलोन का काम क्या होता है, तो इट ऑब्जॉर्व ए फ्लूइड एंड साल्ट, यानी उस फूड में जो फ्लूइड और साल्ट है उसको ऑब्जर्व करना। अब यहाँ पे फ्लूइड और साल्ट ऑब्जर्व हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सॉलिड। तो ये क्या करता है, इट स्टोर अनडाइजेस्टेड फूड एंड सेंड टू एनस, और वो क्या करता है, एनस के पास भेजता है। और उसके बाद 6 नंबर में इजेशन, तो यहाँ पे ऑन डाइजेस्टेड फूड रिमूव फ्रॉम आवर बॉडी थ्रू एनस, यानी वो एनस से क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। तो इसी को, तो यहाँ पे हमको क्या जान गए कि फूड का डाइजेशन ह्यूमन बीइंग में कैसे होता है। अब यहाँ पे एक टर्म है नीचे अपेंडिक्स, जिसके बारे में हम डिस्कवर नहीं किए, यानी जिसके बारे में हम डिस्कस नहीं किए, तो उस कंडीशन में नोट में याद रखना एक टर्म आता है अपेंडिक्स। तो अपेंडिक्स को हम वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब हुआ कि अभी हमारे बॉडी में इसका कोई यूज नहीं है। तो इसका यूज कब था, तो जब हमारे एंसेस्टर थे, यानी जब हमारे एंसेस्टर थे तो ग्रीन प्लांट को खाते थे, और ग्रीन प्लांट में क्या होता है, सेलुलोज होता है। तो सेलुलोज को डाइजेशन में बहुत अधिक एनर्जी, यानी सेलुलोज के डाइजेशन में थोड़ा टाइम लगता है, यानी सेलुलोज का डाइजेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। तो सेलुलोज के डाइजेशन में ये अपेंडिक्स एंजाइम सीक्रेट करता है, और उस एंजाइम के हेल्प से सेलुलोज का डाइजेशन होता है। तो अपेंडिक्स का काम किस में होता है, हर्बीवोरस में होता है। अब अगर हम कहोगे कि अगर हम ग्रास खाएंगे तो डाइजेस्ट हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। यानी पहले ऐसा होता था, लेकिन हमारे बॉडी में डे बाय डे क्या हुआ, चेंजिंग हुआ। तो बहुत ईयर के बाद ये चेंजिंग आया है, तो अभी वो पॉसिबल नहीं है। तो अपेंडिक्स का काम किस में होता है, ये हर्बीवोरस प्लांट में, क्योंकि हर्बीवोरस प्लांट ग्रीन प्लांट को खाते हैं और उसमें सेलुलोज प्रेजेंट होता है। सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम सेक्रेट करता है, और जिससे सेलुलोज का डाइजेशन होता है। लेकिन यहाँ पे अगर एबनॉर्मल एक्टिविटी के द्वारा, एबनॉर्मल एक्टिविटी का मतलब अगर कोई बहुत जल्दी जल्दी खाना खाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, इस अपेंडिक्स में इन्फेक्शन हो जाता है, जिसको बाद में सीजर यानी ऑपरेशन के द्वारा उसको हमारे बॉडी से क्या कर लिया जाता है, बाहर कर लिया जाता है। लेकिन अगर अपेंडिक्स को बाहर नहीं किया जाएगा, अगर वो हमारे बॉडी के इनसाइड में फट जाएगा, तो उस कंडीशन में हमारे बॉडी के अंदर इन्फेक्शन हो जाएगा और वो पर्सन डेथ कर सकता है। तो ये आया। उसके बाद नोट में याद रखना कि जो द लेंथ ऑफ
स्मॉल intestine in herbivorous is more than carnivorous। यानी यहाँ पे क्या होगा कि हर्बीवोरस में जो लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो अधिक होता है कार्निवोरस से, क्योंकि हर्बीवोरस क्या करता है, ग्रीन प्लांट को कंज्यूम करता है, और ग्रीन प्लांट में क्या होता है, सेलुलोज होता है। तो सेलुलोज के डाइजेशन में क्या होता है, अधिक टाइम लगेगा। तो जितना ही अधिक उसका लेंथ रहेगा उतना ही बार बार ये क्या होगा, मूवमेंट होगा, जिससे तुम्हारा क्या होगा, वो सेलुलोज का डाइजेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए याद रखना कि स्मॉल इंटेस्टाइन हर्बीवोरस में ग्रेटर होता है कार्निवोरस के रिस्पेक्ट में। तो आज के क्लास में ये जो लाइफ प्रोसेस है उसमें फर्स्ट टॉपिक था न्यूट्रिशन, वो कंप्लीट हुआ। आप किसी साइड बुक से न्यूट्रिशन के बारे में अपने से एक बार सेल्फ स्टडी करना। उसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो या इस वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे रेस्पिरेशन के बारे में।